करते रहें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। प्यारे बच्चों, आज हम कृतिका पुस्तक में से मेरे संग की औरतें पाठ करेंगे, जिनकी लेखिका है मृदुला गर्ग जी। यह एक संस्मरण है। संस्मरण जो स्मृतियों को याद करते हुए लिखा गया लेख है, उसे संस्मरण कहते हैं। आपको याद होगा, हमने छठी कक्षा में एक बचपन नाम का पाठ पढ़ा था, जो कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखा गया था। वो उन्होंने अपनी यादों को एक लेख के माध्यम से बताया है, उनके बचपन की बातों को हमें बताया था। तो यही जो यादें हमारे दिमाग में होती हैं, स्मृतियाँ होती हैं, इनको एक लेख के माध्यम से प्रस्तुत करना ही संस्मरण कहलाता है। तो मृदुला गर्ग जी भी अपनी इन कुछ बातों को अपने साथ शेयर कर रही हैं। कौन कौन सी औरतों के बारे में वो बताना चाहती हैं इस लेख के द्वारा, आओ हम पाठ के सार में जान लेंगे। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा नई शैली में रचित संस्मरणात्मक गद्य है। इसमें उन्होंने अपनी नानी, दादी, माँ और बहनों के जीवन पर प्रकाश डाला है। लेखिका ने उनके जीवन पर व्यक्तित्व के कई पहलुओं का उल्लेख है, उसके बारे में बताया है। लेखिका अपनी नानी के संबंध में बताते हुए कहती है, उसने अपनी नानी को कभी देखा नहीं है और क्योंकि उनकी मृत्यु वह माँ के विवाह से पहले ही हो गई थी। उनकी नानी एक पारंपरिक अनपढ़ एवं पर्दा करने वाली औरत थी। उनके पति शादी के तुरंत बाद वकालत करने चले गए थे और लौटने पर विलायती ढंग से जीवन व्यतीत करने लगे, पर उनके रहन सहन का नानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि नानी ने अपनी इच्छा, आकांक्षा अथवा पसंद नापसंद को अपने पति के सामने कभी नहीं रखा। लेखिका नानी के संबंध में आगे बताती हुई कहती है कि जब नानी को अपनी मृत्यु निकट जान पड़ी, तो उन्होंने अपनी बेटी की चिंता है जो उसको सताने लगी। उन्होंने पर्दे को छोड़कर नाना जी से उनके मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल से मिलना चाहा। नानी जी ने अपने मित्र को तुरंत पत्नी के सामने प्रस्तुत कर दिया। नानी जी ने उनसे वचन लिया कि उनकी बेटी का विवाह वे ही तय करेंगे और उसका विवाह आज़ादी के सिपाही के साथ करवा देंगे, मतलब फ्रीडम फाइटर। लेखिका समझ नहीं पाती कि अपनी आज़ादी से बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून कैसे सवार हुआ होगा। वास्तव में लेखिका की नानी ने अपना जीवन है जो अपने ढंग से जिया, वह दूसरे के ढंग से जीवन जीने के लिए विवश नहीं थी। उनके लिए यहाँ असली स्वतंत्रता यही थी। लेखिका अपनी माँ का उल्लेख करते हुए बताती है कि जिस प्रकार उसकी माँ का विवाह एक सुशिक्षित लड़के से हुआ, जिसे आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण ICS परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया था। उसके पास धन दौलत के नाम पर कुछ न था। माँ को खादी की धोती बांधनी पड़ती थी, जो उससे संभलती नहीं थी। लेखिका की माँ अत्यंत नाजुक थी। उनकी सास ने उन पर टिप्पणी की थी कि हमारी बहू ऐसी है कि धोई पोछी और छींके पर टांग दी। उन्हें छींके से उतारने की कोशिश भी किसी ने नहीं की। लेखिका इसके 2 कारण बताती है। पहला, उनके ससुराल वाले उसके नाना जी से खासे अभिभूत थे, क्योंकि वे हर दृष्टि से अंग्रेज लगते थे। प्रभावित, अभिभूत होता है प्रभावित होना। लेखिका बताती है कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले अंग्रेजों के बड़े प्रशंसक थे, चाहे वे गांधी, नेहरू हो या उसके पिताजी के घर वाले। बेशक लड़के ने आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए बड़ा नाम कमाया था, लेकिन दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। दूसरा कारण माँ का व्यक्तित्व था। उनके व्यक्तित्व में सुंदरता, नज़ाकत, ईमानदारी और निष्पक्षता थी। उनसे हर ठोस कार्य के लिए राय अवश्य मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह उसका निर्वाह भी किया जाता था, मतलब उसको माना जाता था। पहले कारण से उन्हें घर वालों का आदर और दूसरे कारण से बाहर वालों की मित्रता थी, वो उसको प्राप्त थी। आगे देखिए, इसमें बचपन से ही लेखिका के घर में निजता बनाए रखने की छूट थी। निजता मतलब प्राइवेसी।
इसी कारण उनकी बहनें और छोटा भाई लेखन कार्य में लग गए। लेखिका बताती है कि माँ नानी के साथ परदादी को भी लीक से हटकर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि उनके पास कभी 2 से अधिक धोतियाँ हुई तो तीसरी को दान कर देंगी। तब जब लेखिका की माँ को पहली बार गर्भवती होने का पता चला तो उन्होंने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का बच्चा है जो वो लड़की हो। उन्होंने इस मन्नत का सरेआम ऐलान भी कर दिया। वे मंदिर में जाकर अपनी मन्नत भी दोहराती रही। उनकी मन्नतों से भगवान ऐसी अफरा तफरी में आ गए, अफरा तफरी मतलब जल्दबाजी, एक के बाद एक 5 कन्याएं धरती पर उतार दी। भगवान ही क्या, उनके सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। उसी का एक किस्सा यहाँ पर लेखिका बताने जा रही है। लेखिका बताती है कि होश संभालने के बाद उन्होंने माजी और नामी चोर का किस्सा सुना था। हुआ यूँ कि किसी विवाह में सारे मर्द बारात में दूसरे गांव में गए थे और औरतें रत जगा कर रही थी। इतने में सेंध लगाकर चोर हवेली में घुस गया। चोर जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। उनकी आंखें दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। कौन? माँ जी ने पूछा। जी मैं, चोर ने उत्तर दिया। माँ जी ने कहा, पानी पिला। चोर झिझक कर बोला, जी मैं। माँ जी ने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर के ले आ। माँ जी की बात सुनकर के चोर को लगा, ये क्या हो रहा है? कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। यह सुनकर चोर घबरा गया कि अंधेरे में इन्हें कैसे पता चला कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमरे में भांग बंधी है, और कमर में भांग बंधी है। भांग जो धतूरा होता है, मतलब वो नशीला पदार्थ होता है। चोर को माँ जी के भगवान से तार जुड़े होने की खबर थी, मतलब उनका कनेक्शन है जो भगवान से जुड़ा हुआ है। चोर ने सच कह दिया कि वह तो चोर है। माँ जी ने कहा, हुआ करे, प्यासे को पानी तो पिला। चोर बेचारा पूरे एहतियात से पानी भर कर लाया, मगर उसे पहरेदार ने उसे पकड़ लिया। तब माँ जी ने आधा लोटा पानी स्वयं पिया और बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे में पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तू चोरी कर चाहे खेती। चोर चोरी का धंधा छोड़कर खेती करने लगा। तो ये माँ के व्यक्तित्व की उनकी खासियत थी कि एक चोर को भी उन्होंने सिर्फ एक बात से ही बदल दिया। तो उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व था, इसी के कारण ऐसा हुआ। आगे देखिए, 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के जश्न में लेखिका बीमार होने के कारण शामिल न हो सकी। डॉक्टर ने इजाज़त नहीं दी। लेखिका के पिताजी सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते थे, वे भी चुप्पी साध गए। पिताजी ने उसे ब्रदर्स क्राम जो उपन्यास दे दिया। लेखिका ने वह उपन्यास पूरा पढ़ लिया और उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था पूरा याद हो गया। उसने लेखिका के लेखन को भी बहुत प्रभावित किया। जादू का कालीन, मेरा नाटक, 3 किलो की छोरी नामक कहानियाँ व कट गुलाब उपन्यास इससे प्रभावित थे। ये सारी रचनाएं उन्होंने स्वयं लिखी हैं। लेखिका और उसकी चारों बहनें भी लीक से हटकर चली। लीक से हटकर मतलब जो ट्रेंड चला आ रहा है उसी पर चलते न रह करके कुछ नया सोचना। पहली लड़की मंजुल भगत थी जिनके लिए मन्नतें मांगी गई थी। वह लेखिका की बड़ी बहन थी। वह मंजुल भगत के नाम से लेखन कार्य में संलग्न थी। दूसरे नंबर पर थी उमा, जिसने मृदुला गर्ग के नाम से लिखना किया शुरू कर दिया। लेखिका से छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का नाम चित्रा था। वह लिखती नहीं थी क्योंकि उसका कहना था कि घर में कोई पढ़ने वाला भी होना चाहिए, क्योंकि सारे लेखक बनेंगे तो पढ़ेगा कौन। उसके बाद चौथी और पांचवी बहनों का नाम क्रमशः रेणु और अचला था। एक भाई राजीव भी था। रेणु भी नहीं लिखती, अचला और राजीव भी लिखते हैं। अचला अंग्रेजी में लिखती थी, राजीव हिंदी में। ये सारे बहन भाई थे जो लेखन कार्य में ही व्यस्त थे। चौथे नंबर की रेणु स्वभाव में सबसे अलग थी। गाड़ी में बैठने को वह सामंत शाही का प्रतीक मानती थी। एक चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थेमैया को पत्र लिखकर मंगवा लिया था। उसे परीक्षा देने से भी परहेज था। उसने पिताजी के आदेश से
बीए की परीक्षा दी थी, सच बोलने की उसकी आदत थी। ये रेणु का जो चित्र है उसके बारे में बताया गया है। आगे देखिए बच्चे, इसमें चित्रा स्वयं पढ़ने की अपेक्षा दूसरों को पढ़ाने में दिलचस्पी रखती थी, इसलिए परीक्षा में उसके अंक कम आते थे। शादी के समय उसने एक नज़र में एक लड़का पसंद कर उसे शादी करने का ऐलान कर दिया। स्वयं लड़का भी उसके निर्णय को नहीं जानता था। खैर, उसने उसी लड़के से विवाह किया। अचला ने पिता का कहा मानकर अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता की। अर्थशास्त्र करने के बाद इकोनॉमिक्स, और फिर उन्होंने इसमें जर्नलिज्म में पत्रकारिता की। फिर शादी की और घर बार में मन नहीं रमने के कारण लिखना शुरू कर दिया। लेखिका और उसकी बहनें बेशक घर बार परंपरागत ढंग से नहीं चला पाई, लेकिन उसे तोड़ा भी नहीं। तोड़ा मतलब अच्छे से संभाल नहीं पाई, लेकिन उससे वो दूर भी नहीं भागी, क्योंकि उनका विश्वास था कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, घर के अंदर भी अपनी मर्जी से जी ले तो काफ़ी है। लेखिका शादी के बाद बिहार के छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रही, जहां मर्द औरतें पति पत्नी होते हुए भी पिक्चर देखने जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। लेखिका नौकरी छोड़कर गई थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन थी। उसने साल भर में ही शादीशुदा औरतों को दूसरे पुरुषों के साथ अभिनय करने के लिए तैयार कर लिया। वहां से निकलकर लेखिका कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे में पहुंच गई। वहां बच्चों के लिए कोई अच्छा स्कूल न था। लोगों से सलाह करके पास के कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि सीमेंट के कारखाने की आर्थिक मदद से कस्बे में प्राइमरी स्कूल खोल दें। उन्होंने क्रिश्चियन बच्चे न होने के कारण स्कूल खोलने में असमर्थता व्यक्त की। लेखिका ने स्वयं अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ पढ़ाने वाला स्कूल खोलने का निश्चय किया। स्कूल खोला, उसमें बड़े बड़े अफसरों के बच्चे पढ़े, शहरों के ख्याति प्राप्त स्कूलों में दाखिला पा गए। लेखिका ने अपनी जिद का उदाहरण प्रस्तुत किया। मेरा लेखन लीक से हटकर रहा है और उसने अपनी राह स्वयं तलाशी है। लेखिका कहती है कि जिद के मामले में वह रेणु से पीछे ही रही, मतलब जिद करने में रेणु जो उसकी बहन थी वो उससे भी आगे थी। 1950 में दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हुई। वहाँ के नदी नालों में बाढ़ आ गई। उस दिन सड़क पर कोई वाहन नहीं निकला। रेणु की स्कूल बस उसे लेने नहीं आई। उसने पैदल जाने का निश्चय किया। उसे सभी ने समझाया कि स्कूल बंद होगा, फिर भी वह पैदल स्कूल चल दी और 2 मील चलकर स्कूल पहुंच गई। स्कूल बंद था, लेकिन उसे कोई मलाल न था। मलाल मतलब उसे कोई दुख नहीं था और वह वापस घर पहुंच गई। हमने पहले कहा था कि स्कूल बंद होगा। उत्तर में उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। मतलब यहाँ पर वो जिद की पक्की थी। लेखिका कहती है कि वह सोचती है कि उसकी बहन को उस दिन कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा। जगह जगह पानी से भरी सड़कें, सुनसान शहर में अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते जाना, सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ पर जो कार्य करने वाले लोग होते हैं, चाहे वो लेखिका है चाहे वो लेखक हैं, तो उनको अपने लिखने के लिए एकांत चाहिए। और इसी बात को यहाँ पर उसने कहा है कि उस दिन उसको कितना अच्छा लगा होगा, कितना मज़ा आया होगा उसको कि उसकी बहन थी जो कोई भी नहीं था शहर में, वो अकेली उस और रास्ते पर जा रही थी। तो यहाँ पर उसने अपनी इस बात को कहने का, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि दोनों बहनें बिल्कुल अकेली, मतलब जैसे ये मृदुला गर्ग भी और अपनी उसकी बहन भी अपनी मंजिल की तरफ ये दोनों बढ़ती गई। इन्होंने समाज को नहीं देखा, इन्होंने लोगों की बात नहीं सुनी। जो इनका एम था, जो इनका लक्ष्य था, ये उसकी तरफ बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते इन्होंने अपने एम को, अपने लक्ष्य को पा लिया। तो इनका व्यक्तित्व है जो उनकी दृढ़ता का परिचय देता है, ठीक है। और लेखिका है जो उसने लीक से हट कर के, मतलब एक ट्रेंड जो चला आ रहा था उससे हट कर के कुछ नया करने के लिए अपना रास्ता अपने आप उसने बनाया है। तो दोनों बहनें, भाई सभी ये लिखने के ही क्षेत्र में थे और सभी ने बहुत ही अच्छा लिखा है। तो मृदुला गर्ग की बहुत सारी रचनाएं इतनी फेमस हैं कि आप पढ़ो, कभी समय मिले तो बहुत ही अच्छी हैं। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको संस्मरण है वो समझ में आया होगा
और इस सार को अच्छे से पढ़ लेना। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें।